हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पीएमएमसी पे। ठीक है, अभी तक हमने पीएमएमसी का बहुत कुछ देख लिया, न्यूमेरिकल वगैरह हर चीज देख लिया। अभी मैं पीएमएमसी को ही ले रहा हूं, है ना। अभी जितना शुरू से लेके लास्ट तक का मैं पीएमएमसी को ही डिस्कस कर रहा हूं। हालांकि जब उसको हम लोग पेड कोर्स वगैरह के लिए देते हैं तो सिंपली हम लोग 2 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं, बट अभी मैं आपको हर एक कंटेंट देना यहाँ पे मतलब पूरा डिस्कस कर रहा हूँ, पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये लास्ट वीडियो हो सकता है पीएमएमसी का। नेक्स्ट वीडियो में मूविंग आयरन मैं दे दूंगा आपको। एक वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मूविंग आयरन कंप्लीट वहां पे डिस्कस कर दूं। ठीक है, तो आज एक इंटरेस्टिंग पीएमएमसी में कुछ टॉपिक जैसे एप्लीकेशन वाइज मैं बात करूंगा कि पीएमएमसी का एप्लीकेशन जैसे हम लोग डीसी में ही करते हैं, है ना, आपको पता होगा। लेट सपोज मुझे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को फॉर एसी मेजरमेंट के लिए यूज करना हो तो मैं क्या करूंगा, है ना। तो सर्किट में थोड़ा सा यहाँ पे आपको चेंजेस करना पड़ेगा। देन आप उस पीएमएमसी को आप डीसी में तो यूज करते ही हो, अब आप एसी के लिए भी यूज कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि वही तो ड्रॉबैक था ना पीएमएमसी का कि जैसे ही हम उसको एसी सप्लाई देते थे तो पॉइंटर जो है वो 0 पॉइंट पे ही ऑसिलेट करने लगता था हाई फ्रीक्वेंसी का एसी देने पे, है ना। और एसी पे रिस्पॉन्स नहीं करता था जनरली पॉइंटर, तो दिस इज द ड्रॉबैक। वो यूज नहीं करते, मतलब एसी के लिए हम लोग यूज नहीं कर पाते थे। तो इसके लिए हम लोग परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल को रिप्लेस करके क्या बना दिया था, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, मतलब हम लोग वहां पे बनाए। उसमें हम लोग क्या किए थे, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर लिए थे, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, अभी इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर मैं बताया नहीं। तो सबसे पहले ना अभी पीएमएमसी को मैंने डिस्कस किया, अभी आज एप्लीकेशन वाइज मैं बात कर ले रहा हूं। देन आपको मूविंग आयरन में डिस्कस कराऊंगा, फिर इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर के बारे में बताऊंगा, फिर एनर्जी मीटर बताऊंगा, पावर मेजरमेंट। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द बेसिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसका कंटेंट आपको यहाँ पे पूरा मिल जाएगा A to Z, है ना, जो आपके एग्जाम के लिए एकदम रिलेवेंट रहेगा। ठीक है, तो यहां पे अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पीएमएमसी। ठीक है, देखना इसका कैसे एप्लीकेशन करेंगे हम लोग। डीसी को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं, एसी के लिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ, हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ पीएमएमसी, राइट, एप्लीकेशन ऑफ पीएमएमसी। देखो इसका एप्लीकेशन मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, इसको ना 2 तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मैं पीएमएमसी को सबसे पहले जो मैं एसी दे रहा हूं पीएमएमसी को, उसके बीच में मैं रेक्टिफायर ब्रिज लगा दूं, रेक्टिफायर लगा दूं, चाहे वो हाफ वेव हो चाहे फुल वेव हो, तो रेक्टिफायर उस एसी को डीसी में तो कन्वर्ट कर देगा, राइट। अब जब एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा तो पीएमएमसी जो है वो हाफ वेव को भी मेजरमेंट कर लेता है, फुल वेव को भी मेजरमेंट कर लेता है। तो उसके बारे में हम लोग उसकी बात कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं चीजों को, सेंसिटिविटी के बारे में बात कर सकते हैं, है ना, करंट कितना मेजरमेंट करेगा उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ पीएमएमसी की बात कर रहे हैं। तो देयर आर रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट की मैं बात करूं, रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट की जब मैं बात करूंगा तो मेरे पास 2 टाइप का इंस्ट्रूमेंट मिलेगा यहां पे, राइट। एक आपको मिलेगा यहां पे हाफ वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, हाफ वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, और एक आपको मिलेगा फुल वेव। जैसे आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ते हो ना, ईडीसी में या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में, हाफ वेव फुल वेव डायोड को यूज करके आप एप्लीकेशन ऑफ डायोड में देखते हो ना, डायोड को यूज करके आप यहाँ पे क्या बनाते हो, एक रेक्टिफायर सर्किट बनाते हो, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला सर्किट बनाते हो। तो हाफ वेव यूज करते हो तो आपको जो आउटपुट मिलता है वो आपको कैसे मिलता है, जैसे करंट है तो करंट का आउटपुट आपको कैसे मिलेगा, आई एवरेज इक्वल टू आई मैक्सिमम बाई पाई मिलेगा। फुल वेव यूज करेंगे तो उसके लिए कैसे मिलेगा आपको, यहाँ पे 2Im बाई पाई मिलेगा। तो वही बस उसी का एप्लीकेशन वाइज मैं बात करूंगा इसमें। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट एंड फुल वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, फुल वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो पहला टॉपिक है मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर टाइप, हाफ वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट।
इंस्ट्रूमेंट, राइट। ये हो गया मेरा फर्स्ट टॉपिक। चलिए इसके बारे में हम लोग अब डिस्कशन करते हैं। तो जो सर्किट है वो सर्किट डायग्राम इसका कैसे बनेगा, मेन आप सर्किट डायग्राम की बात करेंगे तो आपके पास ना सिंपली एक हाफ वेव रेक्टिफायर होना चाहिए। आपके पास सर्किट डायग्राम में एक ट्रांसफॉर्मर रहेगा, ठीक है। लेट सपोज ट्रांसफॉर्मर है ये, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट मैं बना रहा हूं यहाँ पे ये, और ये इसका क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक। या फिर चलो ट्रांसफॉर्मर नहीं लेंगे, हाँ चलो ट्रांसफॉर्मर ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, स्टेप डाउन करने के लिए। ये हो गया, ठीक। और यहां पे एक डायोड कनेक्ट कर देता हूं मैं, दिस इज द डायोड, ओके। और यहां पे जो भी मेरे पास परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है उसको कनेक्ट कर देता हूं, राइट, ये यहां पे। तो ये मेरा पीएमएमसी हो गया, पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल को मैंने यहां पे लगा दिया। और लेट सपोज इसमें जो करंट आ रहा है वो आपका हो गया इंस्ट्रूमेंट करंट, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट रेजिस्टेंस, ओके, आरएम इज द इंस्ट्रूमेंट रेजिस्टेंस एंड दिस इज डायोड, डायोड कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस, so this is forward bias resistance and here source resistance, here वोल्टेज मैं लिख लेता हूं सपोज सेकेंडरी वोल्टेज Vs, या फिर सोर्स वोल्टेज मैं लिख देता हूं चलो Vm साइन ओमेगा टी, ठीक। और यहां पे कुछ रेजिस्टेंस मैं शो कर लेता हूं, सोर्स रेजिस्टेंस, राइट, ये सोर्स रेजिस्टेंस मैं शो कर लेता हूं, कुछ ना कुछ तो रहेगा ना सोर्स रेजिस्टेंस। ये मेरा हो गया सर्किट डायग्राम, राइट। तो यहां पे जो आउटपुट मुझे मिलेगा, है ना, यदि आप क्या करते हो, जब आप क्या करते हो यहाँ पे जो भी इनपुट दे रहे हो आप, इनपुट वोल्टेज, इसमें इसके बारे में तो अभी मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि अभी मैं VS VM साइन ओमेगा टी के बारे में पूरा बात करने वाला हूं। तो अभी जो आपके पास इनपुट वोल्टेज है, जब आप उसे किसी डायोड को देते हो, साइनोसॉइडल को, तो डायोड क्या करता है बेटा बताइए मुझे, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। तो ये मान लो आपका ओमेगा टी है, क्या करता है डायोड बताओ, ये है आपके पास साइनोसॉइडल, लेट सपोज ये आपके पास VS है और ये क्या है आपके पास VM है, और ये क्या है आपके पास माइनस VM है, और ये आपके पास जीरो है, राइट, जीरो, ये हो गया आपका पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, राइट, ये क्लियर है। तो जैसे ही आप किसी डायोड को आप AC सप्लाई यहां पे देंगे तो डायोड आपका क्या करेगा बताइए जल्दी से मुझे, हाफ वेव डायोड है तो डायोड वर्क ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, है ना। जब ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तभी डायोड वर्क करेगा, है ना, क्योंकि आपका AC कैसा है, ऐसा अल्टरनेटिंग है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव। तो फॉरवर्ड बायस में आपका डायोड रहेगा तभी वर्क करेगा, और रिवर्स बायस में डायोड जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस में रहेगा तभी आपका डायोड वर्क करेगा, तो उस कंडीशन पे शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो आउटपुट रहेगा वही आउटपुट यहाँ पे मिलेगा, इससे वोल्टेज ड्रॉप थोड़ा सा अमाउंट में यहाँ पे होगा, बट दिस आउटपुट इज इक्वल टू दिस आउटपुट अभी इफ द रेजिस्टेंस आर नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, ये हो गया, और यहाँ पे जीरो आएगा रिस्पॉन्स, फिर यहाँ पे ऐसे देगा, मतलब ये जो आपके पास जो मिलेगा आउटपुट वोल्टेज के टर्म में, लेट सपोज ये आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, ऐसा। और ये लिख लेता हूं 0 पाई 2 पाई 3 पाई। तो कुल मिला के एक साइकिल में, एक पीरियड में कहां से कहां तक, 0 से पाई तक का रीडिंग देगा, 0 से पाई तक का रीडिंग देगा, जिसमें ये वाला जो वैल्यू रहेगा उसका वो क्या रहेगा, VM रहेगा, राइट। तो करंट, आउटपुट में करंट क्या आएगा, तो एवरेज करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो यहां से, I एवरेज, इसी का रेजिस्टिव लोड है ना, तो क्या मिलेगा मुझे, इसी के इनवर्स में मिलेगा। कोई भी मान लो यहाँ पे कोई लोड कनेक्टेड है, उसी के क्रॉस में कर रहा हूं, तो यहां पे जो करंट मिलेगा कुछ इस तरीके का वेव फॉर्म मिलेगा, और ये जो करंट मिलेगा वो VM बाई क्या होगा, टोटल R होगा, ठीक है। यहाँ पे ये IM हो गया, राइट, समझ में आ गया, ये बेसिक चीजें है, आपको समझ में आता है इतना, ठीक है। अब देखो यहां पे जो आपको आउटपुट मिला I एवरेज, उसको आप कैलकुलेट करना चाहोगे 0 से लेकर के पाई तक का। इस I एवरेज को आप कैलकुलेट करना चाहते हो, लेट सपोज 0 से लेकर के पाई तक का I एवरेज को आप कैलकुलेट करते हो 0 से पाई तक का। यहां पे लिख देता हूं I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। तो आपको क्या मिलेगा बताइए,
टोटल टी मेरे पास कितना है, 2 पाई है, ठीक। और कहां से कहां तक आप कैलकुलेट करोगे, 0 से लेकर के पाई तक का आप कैलकुलेट करोगे, है ना। Im आपके पास कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और साइन का इंटीग्रेशन होगा डी ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा ये, यहां पे लिख देता हूं साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, राइट। और यहां से इसको आप करोगे तो Im डिवाइडेड बाई 2 पाई, और बताइए मुझे यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी, तो ये मेरे क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी 0 से लेकर के पाई तक का, ठीक है। तो ये क्या आएगा, Im डिवाइडेड बाई 2 पाई और माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, तो ये हो जाएगा आपके पास Im डिवाइडेड बाई 2 पाई एंड यहां पे हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है। तो Im डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 2, तो 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया एंड Im का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे पाई मिलेगा, राइट। तो जब भी आप डायोड को यूज करके एसी को डीसी में आप चेंज करते हैं, जब भी आप डायोड को यूज करके एसी को डीसी में आप चेंज करते हैं, तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए जो आपको आउटपुट मिलेगा, एवरेज वैल्यू जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, Im बाई पाई मिलेगा, राइट। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इतना क्लियर आपका कॉन्सेप्ट आपका इतना क्लियर हो गया। जब भी आप डायोड को यूज करोगे, है ना, तो जो भी यहाँ पे वेव फॉर्म मिलेगा वो आपको हाफ साइकिल मिलेगा। एक साइकिल में मतलब कितना मिलने वाला है, 0 से पाई में ही आपको आउटपुट मिलेगा। उसका एवरेज वैल्यू निकालोगे, करंट है, लेट सपोज इट इज अ करंट, तो इसका करंट का वैल्यू आपको क्या मिला, Im बाई पाई मिलेगा, राइट। ये हो गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूं, है ना, इसको रब करता हूं और मेरे को अभी बहुत कुछ समझाना है इसमें। ये तो हो गया बेसिक चीजें। तो यहां से देखो, एसी को हमने डीसी में कन्वर्ट कर दिया और उसका एवरेज वैल्यू मुझे कितना मिला, Im बाई पाई मिला, मैक्सिमम डिवाइडेड बाई पाई, राइट। ये हो गया। अब देखो यहां पे ये जो सर्किट है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट मान लो आप ड्रॉ करना चाहेंगे, इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट आप ड्रॉ करना चाहेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो इधर, है ना, इक्विवेलेंट सर्किट, इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग ड्रॉ करना चाहेंगे तो कैसे मिलेगा, सोर्स का एक रेजिस्टेंस होगा, लेट सपोज यहां पे एक सोर्स है, ये सोर्स एसी है ना, इसका एक रेजिस्टेंस है, देखो, ठीक। डायोड जब फॉरवर्ड बायस में आएगा तो डायोड का यहां पे रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, और यहां पे एक मीटर का रेजिस्टेंस रहेगा, राइट, एक मीटर का रेजिस्टेंस रहेगा। ये क्लियर हो गई इतनी बात। तो दिस इज सोर्स रेजिस्टेंस, दिस इज फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस एंड दिस इज मीटर रेजिस्टेंस, और ये हमारे पास क्या है, सोर्स वोल्टेज है, लेट सपोज ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो इस मैक्सिमम के कारण इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या है, मैक्सिमम करंट क्या है, मैक्सिमम करंट है। तो दिस मैक्सिमम करंट विल बी, लूप लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, V मैक्सिमम डिवाइडेड बाई RS प्लस RF प्लस RM मिलेगा, ठीक है, ये ओके। तो ये आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। इसका मतलब जो मेरा यहां पे PMMC लगा है, ये जो PMMC लगा है वो मेजर करेगा इस मैक्सिमम वैल्यू को, ठीक है, मतलब एवरेज वैल्यू को मेजरमेंट करेगा। तो फाइनली मैं यहां पे I एवरेज की वैल्यू लिखना चाहूं, I एवरेज की वैल्यू मैं यहां पे लिखना चाहूं, बताइए कितना होगा I एवरेज की वैल्यू। तो I एवरेज की वैल्यू होता है Im बाई पाई, Im बाई पाई होता है। I एवरेज को मेजर, एवरेज वैल्यू को मेरा PMMC मेजर करेगा तो डीसी को मेजर करेगा, तो एवरेज वैल्यू इज नथिंग बट डीसी करंट। तो I एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Im बाई पाई होगा कि नहीं, ठीक है। ये हो गया मेरा Im बाई पाई। Im की वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे आप तो कितना मिलेगा आपको मिलेगा Vm डिवाइडेड बाई, ये हो गया पाई, और यहां पे लिख लेते हैं RS प्लस RF प्लस R, इतना मिलेगा, राइट, इतना मिलेगा। इफ RF इज नेग्लेक्टेड, लेट सपोज यहां पे जो डायोड लगा है वो आइडियल डायोड है, कॉन्सेप्चुअली आइडियल डायोड है, तो I एवरेज का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो I एवरेज का जो वैल्यू आएगा यहां पे वो कितना आएगा मुझे बताइए, Vm डिवाइडेड बाई पाई, Vm डिवाइडेड बाई पाई, ये हो जाएगा RS प्लस Rm, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 मेरा, राइट, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर हो गया भाई इतनी बात।
लेट सपोज ये आपका प्योर डीसी रहता, कंपैरिजन कर रहा हूं अब मैं, एसी दिया तो क्या होगा एंड डीसी दूंगा तो क्या होगा। एसी दिया तो इतना वैल्यू को मेजरमेंट करने वाला है, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट को, इतना करंट को मेजरमेंट करेगा। लेट सपोज ये मेरा डीसी रहता, बाय चांस कुछ मिनट के लिए मैं इसको अब कंसीडर कर लेता हूं डीसी सोर्स, ये डीसी हो गया, मान लो ये डीसी VDC, ये हो गया VDC, राइट, ये हो गया VDC, ठीक। अब मान लो इसी को आई एवरेज है, ये आई में भी मैक्सिमम को मैं लिख देता हूं, ये भी मैक्सिमम जो लिखे हूं उसको आरएमएस के टर्म में लिख देता हूं, क्योंकि मैं एसी दे रहा था, आरएमएस वैल्यू दे रहा था, तो भी मैक्सिमम को मैं लिख देता हूं √2 टाइम ऑफ VRMS, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मत दो, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तो इसको मैं IRMS के टर्म में लिख रहा हूं, और √2 टाइम √2 अपॉन पाई करेंगे आप, तो √2 अपॉन पाई करोगे तो 0.45 आएगा, 0.45 VRMS डिवाइडेड बाई RS प्लस RM, राइट, ये आएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। अब चलिए इसी सर्किट को मैं क्या दे दिए, आप DC दे देता, मान लो अब डायरेक्ट हम लोग DC के लिए यूज करना चाहते हैं परमानेंट मैग्नेट के, अभी तो मैंने AC के लिए यूज किया, अब डायरेक्ट मैं मान लो DC के लिए यूज करना चाहूंगा मैं इस परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल को, है ना, तो DC के लिए यूज करूंगा और AC के लिए यूज करूंगा और दोनों को कंपैरिजन करूंगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि किसके लिए किसका सेंसिटिविटी, मतलब इस PMMC की सेंसिटिविटी DC के लिए ज्यादा होता है कि AC के लिए ज्यादा होता है ना, वो पता चल जाएगा मुझे। समझ में आ रहा है? तो चलो इसको मैं DC के लिए यूज करना चाहूंगा तो सिंपल यहां से मैं लूप लगाऊंगा, तो अब मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे जो करंट अब फ्लो होगा इसमें अब DC वैल्यू फ्लो होगा कि नहीं। तो IDC इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, IDC इज इक्वल टू मुझे मिलेगा VDC डिवाइडेड बाई RS प्लस RM प्लस RF, ये मिलेगा कि नहीं, ठीक है, ठीक। इफ इसमें भी इफ और इफ फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0, देन IDC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नाउ VDC डिवाइडेड बाई RS प्लस RM, ये हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो आप लोग, IDC इज इक्वल टू VDC डिवाइडेड बाई RS प्लस RM, राइट, ये हो जाएगा मेरा DC करंट के लिए। अब यहां पे मैं एक थोड़ा सा कंसीडर कर रहा हूं, जितना मैं यहां पे DC दे रहा हूं, DC का जितना मेरा मैग्नीट्यूड है उतना मैं दे रहा था, AC जो दे रहा था उसका भी मैग्नीट्यूड सेम था। इसका मतलब मैं कह सकता हूं, कंसीडर कर रहा हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ DC विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ AC। तो मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं, कंसीडर जो भी मैं AC यहां पे अप्लाई कर रहा था, VDC जो अप्लाई कर रहा हूं उसका मैग्नीट्यूड जो है वो VRMS जो मैं AC दे रहा था उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है। मैं चेक कर रहा हूं सेम मैग्नीट्यूड में कितना किसका सेंसिटिविटी होता है, राइट। यदि मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रखा, DC का और AC का, तो किसका कितना वहां पे सेंसिटिविटी होगा, किसका ज्यादा होगा, DC के लिए ज्यादा होगा कि AC के लिए ज्यादा होगा, मैं ये चेक करना चाह रहा हूं, राइट। समझ में आ गया क्या करने वाला हूं, ठीक है। चलिए दोनों का सेम है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा मेरा 2। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो मुझे क्या मिलेगा, कंपैरिजन करूंगा तो ध्यान से देखो, इधर है मेरे पास 0.45, अब ये हो जाएगा V, दोनों का मैग्नीट्यूड मान लो इक्वल है V का, तो ये हो जाएगा V डिवाइडेड बाई RS प्लस RM, और इधर है मेरे पास, इधर है कितना, V डिवाइडेड बाई RS प्लस RM, राइट, ये हो गया, है ना। तो ये तो मेरा कॉमन है, ये देखो इतना मेरा कॉमन है दोनों में, ये कॉमन है ना। और ये क्या का वैल्यू है, ये क्या का वैल्यू है बताइए मुझे, IDC का वैल्यू है, ये IDC का वैल्यू है, राइट। तो मैं क्या कर देता हूं, या फिर सिंपली आप ऐसे कीजिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 में VDC डिवाइडेड बाई RS प्लस RM, तो ये हो जाएगा मेरा VDC डिवाइडेड बाई RS प्लस RM, उसके जगह में मैं वैल्यू को पुट कर देता हूं, तो मुझे I एवरेज क्या मिलेगा बताइए, तो I एवरेज इज इक्वल टू 0.45 टाइम्स ऑफ IDC, इतना मिलेगा। दोनों के बीच में करंट जो आएगा वो इतना आएगा, मतलब एवरेज वैल्यू जो करंट है, एवरेज मतलब जब मैंने AC दिया, AC को DC में मैंने कन्वर्ट किया, तो जो मुझे एवरेज वैल्यू मिला
उसकी वैल्यू, उस करंट की वैल्यू जब मैं डीसी अप्लाई कर रहा हूं, मतलब आईडीसी, उस करंट की वैल्यू का केवल 0.45% है। यदि कुछ समय के लिए आप मान लीजिए मैंने यहां पे आईडीसी का वैल्यू 10 एम्पियर दिया, ठीक है, तो यहां पे आईडीसी का वैल्यू 10 एम्पियर देता हूं तो आई एवरेज का वैल्यू कितना आएगा 0.45 इंटू 10, दैट मीन्स 4.5 एम्पियर। और ये आईडीसी कितना है, आईडीसी का वैल्यू मेरा है 10 एम्पियर, तब के केस में आई एवरेज वो कितना होगा 4.5 एम्पियर रहेगा और आईडीसी कितना रहेगा 10 एम्पियर रहेगा। ठीक है, इसका मतलब मैंने सेम मैग्नीट्यूड, वोल्टेज का सेम मैग्नीट्यूड दिया तो मेरा जो यहाँ पे आई एवरेज है वो 4.5 एम्पियर को मेजरमेंट करेगा, है ना, और आईडीसी को 10 एम्पियर को मेजरमेंट करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग वहां पे जो स्केल डिजाइन करते हैं उसको इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके स्केल को फ्रेम किया जाता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे मान लो डीसी यूज करना है प्योर आपको, तो आप इस 10 एम्पियर को लेकर के कैलिब्रेट करना चाहेंगे। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो कैलिब्रेशन में ये जो आया है दोनों में 0.45 आया, यही डिपेंड करेगा कैलिब्रेशन करते समय। कैलिब्रेशन में आपका ये जो डेटा आ रहा है यही आपका इंपॉर्टेंस रहेगा वहां पे, राइट? ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? तो यहां पे आई एवरेज इज इक्वल टू 0.45 आईडीसी आया। अब आप बात करेंगे सेंसिटिविटी की, बात करेंगे तो सेंसिटिविटी में क्या होगा, सेंसिटिविटी में क्या होगा, since average current through the meter is 0.45 times the current for DC input, therefore sensitivity of half wave rectifier is 0.45 times that of the DC sensitivity. Therefore the sensitivity of half wave rectifier is 0.45 the sensitivity of DC, right? DC सेंसिटिविटी 0.45 टाइम्स होगा डीसी का। ठीक है, समझ में आ गया? Therefore sensitivity of half wave rectifier is 0.45 times that of DC sensitivity. DC सेंसिटिविटी की AC सेंसिटिविटी जो है वो DC सेंसिटिविटी की 0.45, मतलब DC के लिए ज्यादा सेंसिटिव होगा और AC के लिए ओनली 0.45 ही परसेंट ही, या 45% बोल सकते हो, 45% ही सेंसिटिव होगा एसी के लिए, और डीसी के लिए मान लो 100% सेंसिटिव है तो एसी के लिए होने वाला है 45%। समझ में आ गई इतनी बात? तो ये फर्क पड़ता है जब आप किसी रेक्टिफायर टाइप को आप एजा किसी मतलब परमानेंट मैग्नेट को एजा एसी को डीसी में कन्वर्ट करके यूज करना चाहोगे तो इतना उसका सेंसिटिविटी का फर्क आ जाएगा। सिंपल सी बात यही है। समझ में आ गया भाई ये पूरा केस हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, राइट? अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट के लिए, है ना। तो फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट के लिए चलिए अब देखते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में ये सेंसिटिविटी देख लिए, या समझ में आ गया होगा 45% सेंसिटिविटी, है ना। एसी सेंसिटिविटी जो होता है वो डीसी का 45% होता है। करंट जो होता है वहां पे एसी के लिए एसी करंट जो होता है 45% होता है, डीसी करंट उतना मेजरमेंट करेगा, तो उसके हिसाब से हमने सेंसिटिविटी को यहाँ पे डिफाइन किया, राइट। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा फुल वेव रेक्टिफायर, है ना। सेकेंड यहाँ पे हेडिंग डालिए आप, फुल वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट। फुल वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो इसको मैं जस्ट अब इरेज करता हूं थोड़ा सा, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक, और आपको इसको भी पूरा क्लियरिटी के साथ समझाएंगे, है ना। उसके बाद हम लोग इसी में पढ़ेंगे, मेजरमेंट में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, मूविंग आयरन, जो कि काफी इंटरेस्टेड है। दो टाइप का मूविंग आयरन मैं डिस्कस करूंगा वहां पे, एक आपका अट्रैक्शन टाइप का, एक आपका रिपल्सन टाइप का। कैसे अट्रैक्शन रिपल्सन होता है, कौन से वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सारे चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है मूविंग आयरन में, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डैम्पिंग टॉर्क क्या यूज किया जाता है, कंट्रोलिंग टॉर्क क्या यूज किया जाता है ना। एसी डीसी दोनों के लिए यूज करते हैं, एसी देंगे तो क्या होगा, डीसी देंगे तो क्या होगा, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो मूविंग आयरन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पे लिखिए फुल वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक, फुल वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो फुल वेव रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट की आप बात करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर बनाने की वैसे नीड नहीं है,
आपको एक ये डायग्राम पता होना चाहिए सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर। वैसे यहाँ पे एकदम डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग, मतलब यहाँ पे बेसिकली अपने को इंस्ट्रूमेंट टाइप का पढ़ना है ना। तो ये हो गया हमारे पास डायोड, और यहाँ पे एक डायोड लगा दीजिए ये, राइट। ये कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे भी आप डायोड लगा सकते हैं यहाँ पे, और ये हो गया, राइट। अब चलिए इसको हम लोग सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। ये वाला दोनों टर्मिनल को मैं कनेक्ट कर देता हूं इधर, इधर, ये हो गया पीएमएमसी, ठीक, जिसका मीटर इंस्ट्रूमेंट रेजिस्टेंस आरएम है। और ये दोनों टर्मिनल को मैं सप्लाई से कनेक्ट कर देता हूं, दिस एंड दिस। ओके, ये ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं, VS इज इक्वल टू V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज होगा ना पोलैरिटी, ये मेरा है डायोड 1, डायोड 2, डायोड 3, डायोड 4, राइट। और ये सब डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस, लेट सपोज डायोड इंटरनल रेजिस्टेंस RF है, ठीक है। डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस RF है। यहां पे एक सोर्स रेजिस्टेंस में शो कर दूं क्या, ये सोर्स रेजिस्टेंस। तो इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या आएगा, यहाँ पे करंट आएगा। इस करंट को मैं क्या बोलूंगा, IM, इंस्ट्रूमेंट करंट, राइट। ये हो गया पीएमएमसी, मैंने कनेक्ट कर दिया। देखिए अब यहाँ पे ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। देखो जब भी कोई फुल वेव रेक्टिफायर को सप्लाई दिया जाता है ना, मान लो फुल वेव रेक्टिफायर को आप सप्लाई देंगे, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये ओमेगा टी, मान लो यहाँ पे आपने फुल वेव रेक्टिफायर को AC दिया, ये, राइट। तो फुल वेव रेक्टिफायर को आपने यहाँ पे सप्लाई दे दिया, राइट। ये आपके पास वोल्टेज हो गया, ये आपके पास V मैक्सिमम हो गया, ये माइनस का V मैक्सिमम हो गया, 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई और 4 पाई, 2 साइकिल मैंने कंसीडर कर लिया। तो यहां से देखिए ध्यान से, आप आउटपुट आपको क्या मिलेगा, लेट सपोज ये आपके पास आउटपुट वोल्टेज है। जैसे हमने सप्लाई दिया, सप्लाई हमारा यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल है। यहाँ पे देखिए दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो दिस इज आल्सो प्लस एंड दिस टर्मिनल इज आल्सो माइनस, ओके। तो डायोड हमेशा, आप जानते हैं कि डायोड जो है हमेशा फॉरवर्ड बायस पे वर्क करता है ना। रिवर्स बायस पे डायोड जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो डायोड के एनोड को जैसे ही आप पॉजिटिव टर्मिनल देंगे और कैथोड को आप जैसे ही नेगेटिव टर्मिनल देंगे, डायोड जो है वो कैसा ऑन हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जैसे ही डायोड शॉर्ट हुआ वो करंट को पास करने लगेगा, है ना। और जो यहाँ पे इनपुट में वोल्टेज रहेगा वही आउटपुट आपको, वही वोल्टेज आउटपुट में आपको मिल जाता है, राइट। यही हमारा डायोड का वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। तो डायोड का काम क्या है, ऑन और ऑफ होना। फॉरवर्ड बायस पे डायोड जो है वो ऑन होगा, रिवर्स बायस पे डायोड ऑफ हो जाएगा। ऑन होगा तो उसके ऑन होगा तो डायरेक्ट आपको वोल्टेज मिलेगा, और ऑफ हो जाएगा तो ओपन हो जाएगा, कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, है ना। तो ये आपका होता है डायोड का सिंपली वर्किंग। आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ये बेसिक में आप पढ़े होंगे, है ना। तो अभी हम लोग उसी का यूज कर रहे हैं थोड़ा सा,
ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हम लोग डायोड के बारे में। तो देखो यहाँ पे जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल था, ये नेगेटिव हाफ साइकिल था, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, मतलब ये डायोड के एनोड को पॉजिटिव मिल रहा है और ये डायोड के कैथोड को नेगेटिव मिल रहा है। तो ये डायोड क्या हो गया, अभी कुछ टाइम के लिए ओपन हो गया, ये डायोड ओपन हो गया, ठीक है। तो ये डायोड मेरा डायोड नंबर 4 ओपन हो गया, देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो आप। उसके बाद यहाँ से प्लस 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 यहाँ पे गया। अब देखो यहाँ पे इस टर्मिनल पे आ जाइए, दिस इज माइनस, तो डायोड नंबर 3 के एनोड को माइनस मिल रहा है, राइट, और यहाँ पे इसको प्लस मिल रहा है, दिस इज प्लस ना, तो दिस इज प्लस, तो यहाँ पे इसको माइनस, इसको प्लस, तो ये माइनस मिल रहा है एनोड को, इसका मतलब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे। तो ये मेरा टर्मिनल क्या हो गया, ओपन हो गया। इस डायोड को चेक करो, ओके, तो ये डायोड का जो कैथोड है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है ना, ये कैथोड जो है नेगेटिव से कनेक्टेड है, ठीक। इसका मतलब ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में आ गया। अब हम लोग चेक करते हैं, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो ये आपका फॉरवर्ड में है, दिस इज माइनस, ये आपका फॉरवर्ड में है। तो यहां से चेक कीजिए, अब करंट यहां से निकलने लगा, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल से करंट जो है अब फ्लो होने लगा, यहाँ पे पहुंचा, इसके पास 2 पाथ था, बट दिस पाथ इज ओपन सर्किट, तो करंट यहां से कहां फ्लो हो गया, इस डायोड नंबर 2 में फ्लो हो गया, ठीक है। अब यहां से फिर 2 पाथ, दिस एंड दिस, तो ये तो ओपन है, अब कहां पे करंट चला गया, यहाँ पे चला गया, देखो यहां से करंट ऐसे फ्लो होने लगा। अब ये यहां से घूम के आया यहां तक। अब देखो इसके पास फिर 2 पाथ है, दिस एंड दिस, बट दिस ये क्या है, मेरा ओपन है। अब ये पॉजिटिव कहां पे जाएगा, इधर, तो दिस इज प्लस, ये तो माइनस ऑलरेडी है ही, है ना, इसके कारण अब करंट यहाँ पे आया। अब यहाँ पे फिर 2 पाथ है, एक ये ओपन है, उधर फिर नहीं जाएगा, तो ये घूम के फिर इधर आएगा और यहां से ये फिर कहां चला जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल पे, यहाँ पे सप्लाई पे फिर वापस आ जाएगा। समझ में आ गया डायरेक्शन समझ में आ गया। तो यहां से स्टार्ट हुआ था करंट फ्लो होना, यहां से डायोड 1 में गया, फिर यहाँ पीएमएमसी से होते हुए ये डायोड 2 में गया, फिर 2 से फिर से घूम के वापस किस में आ गया, नेगेटिव साइन पे कंप्लीट हुआ आपके सप्लाई का, ठीक है। पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ था और नेगेटिव पे कंप्लीट हुआ। इसका मतलब ये करंट को यहां से ऐसे करके फ्लो होने में, देखो ये एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ये वोल्टेज हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, है ना। यहां का रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास, RF है। अब ये मेरे पास पीएमएमसी में गया, पीएमएमसी का रेजिस्टेंस कितना है, RM है। अब ये मेरे पास डायोड 2 में गया, डायोड 2 का रेजिस्टेंस कितना है, RF है, और यहां से घूम के वापस कहां पे आ गया, सोर्स में आ गया। इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल पे डायोड 1 और डायोड 2 मेरा वर्क किया। तो 0 से पाई पे कौन सा डायोड वर्क कर रहा है मेरा, 0 से पाई पे कौन सा डायोड वर्क कर रहा है, जल्दी बताओ ना, D1 वर्क कर रहा है और D2 वर्क कर रहा है, ठीक है। और उस कंडीशन पे D3 और D4 कैसा है, ऑफ है, तो ऑफ है, इसके क्रॉस वोल्टेज अभी आपको बिल्कुल, मतलब ये दोनों अब शॉर्टेड है, ये दोनों शॉर्टेड है, ठीक है, ये शॉर्ट हो गया और ये शॉर्ट हो गया। आप देखो ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, तो जो भी वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे, जो वोल्टेज होगा वही अब डिवाइड होते जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, ठीक है। तो अभी मैं इतना शो कर देता हूं, राइट, अभी मैं इतना इसको शो कर देता हूं मैक्सिमम वैल्यू। अब चेक कीजिए पाई से 2 पाई पे क्या होगा। अब पाई से 2 पाई पे ये पोलैरिटी अब आपका चेंज होने वाला है, तो दिस इज माइनस हो जाएगा एंड दिस टर्मिनल इज प्लस। अब देखो जैसे ही ये टर्मिनल प्लस हुआ तो ये टर्मिनल अब क्या हो जाएगा, ये टर्मिनल प्लस हो जाएगा, और ये टर्मिनल अब क्या हो जाएगा, ये टर्मिनल माइनस हो जाएगा। अब फिर से मैं डायोड कुछ टाइम के लिए इसमें कनेक्ट कर देता हूं, कुछ टाइम के लिए मैं इसमें डायोड कनेक्ट कर देता हूं। तो ये ऐसे कनेक्टेड था और ये कनेक्टेड था ऐसे, है ना, ऐसे ही कनेक्टेड था ना, और ये आपके पास ऐसे कनेक्टेड था ये, ठीक। और यहां पे जो डायोड है वो कुछ ऐसा, समथिंग वेंट टू रॉन्ग, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, ये राइट। अब ठीक है, अब देखो ये अब आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया यहाँ पे देखिए, और नेगेटिव टर्मिनल ये हो गया। अब ये पॉजिटिव होने के कारण ये वाला डायोड 3 है वो आपका ये एनोड जो है पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, और डायोड 2 की बात करूं तो इसका जो कैथोड है वो पॉजिटिव से, मतलब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ये ओपन हो गया। अब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब डायोड नंबर 1 जो है इसके एनोड को नेगेटिव दे रहा हूं, इसका मतलब ये रिवर्स बायस में है। और डायोड नंबर 4 जो है इसके कैथोड को मैं नेगेटिव दे रहा हूं, इसका मतलब ये आपका फॉरवर्ड में है, तो डायोड नंबर 1 यहाँ पे ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा। पहले ये दोनों डायोड वर्क कर रहा था, अब ये दोनों डायोड वर्क करेगा, अपोजिट क्रॉस आर्म्स के डायोड वर्क करेगा, ठीक है। तो ये डायोड अब कनेक्ट हो गया, तो अब करंट कैसे फ्लो होगा बताइए मुझे। अब करंट यहां से स्टार्ट होगा ऐसे फ्लो होना, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, और यहां से वापस यहां आ जाएगा, राइट। इस डायरेक्शन में करंट मेरा वापस आ जाएगा, ये
यहां से आप बना लीजिए ऐसा, ये क्लियर है। तो अभी भी उतना ही करंट फ्लो हो रहा है जितना पहले हो रहा था, ठीक। तो अब देखो जब मैंने यहाँ पे डायोड का सेट यूज कर लिया, फुल वेव मैंने ले लिया, तो अब आउटपुट मुझे पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी मिलेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो अब मेरा जो आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कुछ इस तरीके का मिलेगा, मतलब कंटिन्यू अब आपको ये आउटपुट आपको मिलते जाएगा। दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज कॉल्ड, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफिकेशन सर्किट, क्योंकि इसमें आपको फुल वेव मिल रहा है, मतलब 0 से 2 पाई एक साइकिल में 2 पल्स मिल रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट बोलेंगे। और ये मेरा हो जाएगा डायोड 3 और ये हो जाएगा मेरा डायोड 4। फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा वो टर्मिनल, तो ये आपका डायोड 1 वर्क करेगा, डायोड 2 वर्क करेगा। फिर से जब ये पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो डायोड 3 वर्क करेगा, डायोड 4, और ये कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा, और यही कंटिन्यू ऐसे आपका चलता रहेगा। तो आप 0 से लेकर के 2 पाई कंप्लीट एक साइकिल को आप देखते हैं तो दोनों साइकिल पे आपको पल्स मिलेगा, मतलब यहां पे आपको 2 पल्स मिलने वाला है, राइट। 0 से 2 पाई पे आपको 2 पल्स मिलने वाला है, एक 0 से पाई तक के लिए, एक पाई से 2 पाई तक के लिए। इतना क्लियर है? ओके, ये तो क्लियर हो गया। अब मान लो आपको ये वोल्टेज मिल रहा है, तो जो करंट मिलेगा आपको यहाँ पे, वो करंट क्या मिलेगा, इसी के क्या मिलेगा आपको, ये हो गया मान लो करंट, ठीक। एवरेज करंट अभी मैं इसका निकालूंगा, जो भी ये आउटपुट करंट है, लो आउटपुट करंट, तो ये भी क्या इसी के रिफ्लेक्ट सेम वेव शेप में मिलेगा। ये 0 से पाई बस रेजिस्टेंस से डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई। तो यहां पे मान लो Vm है, तो यहां पे जो करंट मिलेगा, Im जो मिलेगा, वो क्या मिलेगा मुझे बताओ ना, Vm डिवाइडेड बाई सोर्स रेजिस्टेंस। अब यहां पे याद रखना 2Rf होगा डिवाइडेड बाई Rm। अब 2Rf क्यों होगा, क्योंकि 2 डायोड जो है एक टाइम पे वर्क कर रहा है, इसलिए Rf प्लस Rf 2Rf, ठीक है, और Rs Rm ये आपको मिलेगा, ठीक है। अब इस करंट को, ये जो करंट मिला, ठीक है, सबसे पहले अब मैं यहाँ पे इसका इस वेव फॉर्म का जब मैं एवरेज वैल्यू निकालूंगा, भी एवरेज वैल्यू इसी वेव फॉर्म का 1 से लेकर के t, 0 से लेकर के t, और ये मेरे पास है Vm sin ओमेगा t d ओमेगा t। तो इसका जब एवरेज वैल्यू मैं निकालूंगा, t का वैल्यू कितना है मुझे बताइए इस वेव फॉर्म के लिए, t इज इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई बाई n। तो t इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा 2 पाई, n का वैल्यू कितना पल्स है, 2 पल्स है, तो यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो t इज इक्वल टू पाई आएगा। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 1 से लेकर के पाई, ये 0 से लेकर के पाई, और ये हो जाएगा Vm sin ओमेगा t d ओमेगा t, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा Vm बाई पाई, और साइन का हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा t, और यहाँ पे लिमिट को आप पुट करेंगे तो आपको भी एवरेज का वैल्यू ये निकाल के देगा। भी एवरेज का वैल्यू आपको निकालेगा 2Vm बाई पाई, राइट, ये 2Vm बाई पाई मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे आप आई एवरेज निकालेंगे तो आई एवरेज भी आपको क्या मिलेगा मुझे जल्दी बताइए, आई एवरेज इक्वल टू मिलेगा 2Im बाई पाई मिलेगा, राइट, ये 2Im बाई पाई मिलेगा मुझे, क्लियर है। तो आई एवरेज इक्वल टू क्या मिल गया, 2Im बाई पाई, और Im का वैल्यू क्या होगा, Im का वैल्यू, मान लो ये कोई सर्किट है, इस सर्किट में क्या क्या कनेक्टेड है आपके पास, एक सोर्स है, तो ये मेरे पास सोर्स रेजिस्टेंस है, एक आपका डायोड का फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस है, ये डायोड का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे मीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो दिस इज मीटर रेजिस्टेंस, दिस इज डायोड, फर्स्ट डायोड का रेजिस्टेंस, सेकंड डायोड का रेजिस्टेंस, और ये आपका सोर्स रेजिस्टेंस, और ये आपके पास Vm है, तो इसमें फ्लो होने वाले करंट भी Im होगा, और लूप लगाएंगे यहाँ पे तो Im इज इक्वल टू क्या मिलेगा, Vm डिवाइडेड बाई Rs प्लस 2Rf प्लस Rf, ये मिलेगा। तो आई एवरेज इसमें आप वैल्यू को पुट करेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा बताइए मुझे, फाइनली आपको यहाँ पे मिलेगा आई एवरेज इज इक्वल टू 2Im का वैल्यू मेरे पास कितना है, ये Vm डिवाइडेड बाई Rs, ये हो जाएगा पाई, ये Rs 2Rf प्लस कितना हो जाएगा Rm होगा, क्लियर। ये हो गया मेरा आई एवरेज का वैल्यू, राइट। अब आई एवरेज मुझे मिल गया, यहां पे कितना मिला मुझे, 2 बाई पाई मिला। इससे पहले वाले में कितना मिला था, आप ध्यान दीजिए वहां पे, इससे पहले वाले में केवल Im बाई पाई मिला था, क्लियर हो गई इतनी बात। अभी मुझे क्या मिला, 2Vm बाई पाई मिल गया आई एवरेज का वैल्यू, क्लियर। अब देखो ये सबको मैं थोड़ा रफ करता हूं ताकि मैं कैलकुलेशन कर सकूं, यहां पे कंपैरिजन कर सकूं, ठीक, ये हो गया, क्लियर हो गई भाई। तो आई एवरेज इसको मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, आई एवरेज इज इक्वल टू, अब Vm को मैं क्या लिख सकता हूं, मैक्सिमम वैल्यू को √2 टाइम्स ऑफ Vrms लिख सकता हूं,
ओके लिख सकता हूं। तो ये 2 ऑलरेडी है, ये √2 हो गया और इसको मैंने लिख दिया VRMS के टर्म में डिवाइडेड बाय इफ RF इज नेग्लेक्टेड, तो ये मेरा हो गया पाई और अंदर हो जाएगा रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगा RS प्लस RM, राइट, ये हो जाएगा। नेग्लेक्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मैं डीसी दूंगा तो कोई डायोड यूज नहीं करूंगा, कोई डायोड यूज नहीं करूंगा तो वहां का रेजिस्टेंस भी नहीं होगा। तो उस वाले इक्वेशन से इस वाले इक्वेशन को कंपैरिजन करना है, दैट्स व्हाई मैं जो भी डायोड यूज कर रहा हूं उसको आइडियल डायोड मान के चलो, ताकि मैं उसको कंपैरिजन करूं तो दोनों मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल दिखे। दैट्स व्हाई मैं उसको नेग्लेक्ट करता हूं और कोई रीजन नहीं है, राइट। क्लियर हो गया? तो ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। या फिर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 इंटू √2 बाई पाई को आप करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, तो ये आपको देगा 0.9। ये आपको कितना देगा बोलिए? 0.9 देगा, 0.9। अब इसको आप लिख सकते हो VRMS डिवाइडेड बाई RS प्लस RM, इतना लिख सकते हैं। क्लियर? अब दूसरी बात, केस नंबर 2 ले रहा हूं। अभी मैं इसको AC दे रहा था, केस नंबर 1 में मैंने इसको क्या दे रहा था? AC दे रहा था। अब मैं इसको क्या दे रहा हूं? DC दे रहा हूं। अब मैं इसको DC दूंगा, ठीक है, तो मुझे करंट जो मिलेगा वो डीसी के टर्म में मिलेगा। तो अब मेरे पास डीसी देने पे जो डीसी करंट मिलेगा वो कितना मिलेगा मुझे बताइए? तो VDC डिवाइडेड बाई यहां भी मैं, अब कोई रेजिस्टेंस यहां पे तो मेरा रहेगा नहीं, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि अब मैं डीसी दे रहा हूं तो डायोड तो रहेगा नहीं डीसी में मेरा, है ना। अब डीसी में कोई डायोड ही नहीं है तो उसका रेजिस्टेंस कहां से रहेगा? तो कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, सिंपली क्या रहेगा मेरे पास? RS प्लस RM, राइट, ये हो जाएगा RS प्लस RM। अब मैं एक चीज यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूं, एक चीज कि जो भी मैं डीसी का वोल्टेज की क्वांटिटी, जो भी वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जो दे रहा हूं डीसी का, वो उतना ही रहेगा जितना मैं एसी में दिया था। मतलब VDC और VAC का जो RM वोल्टेज है वो दोनों का मैग्नीट्यूड मैं अभी सेम रखा हूं। मान लो मैं 50-50 वोल्ट पे दोनों को मेजर करना है, तो मैं दोनों का वोल्टेज जो है डीसी भी 50 वोल्ट रख रहा हूं, एसी भी 50 वोल्ट रख रहा हूं, और दोनों के सेम मैग्नीट्यूड पे ये चेक करने की कोशिश कर रहा हूं कि किसका कितना सेंसिटिविटी आएगा सेम मैग्नीट्यूड पे, है ना। डीसी मैं दे रहा हूं मान लो 50 वोल्ट, एसी दे रहा हूं मैं 50 वोल्ट, तो सेम डीसी और एसी के वोल्टेज पे करंट जो है या सेंसिटिविटी जो है वो कितना, किसका सेंसिटिविटी किसके सेंसिटिविटी से कितना होगा, राइट, ये मैं करना चाह रहा हूं अभी। तो चलिए मैं यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रखा, तो ये भी मेरा हो गया VRMS VDC, तो दोनों को मैं अब लिख लेता हूं, ये भी V हो गया, लेट सपोज ये भी V हो गया। तो V डिवाइडेड बाई RS प्लस RM में मैं रखूंगा, तो मुझे इतना वैल्यू को पुट करूंगा तो मुझे I एवरेज की वैल्यू क्या मिलेगा? तो I एवरेज की वैल्यू मुझे मिलेगा 0.9 इंटू IDC, 0.9 इंटू IDC। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको बताओ मुझे? इसका मतलब ये है कि जो एवरेज वैल्यू होता है, मतलब जो आपके AC वैल्यू होता है, IAC जो होता है वो 0.9 होता है IDC का। लेट सपोज IDC का वैल्यू फिर से मैं कंसीडर कर रहा हूं समझाने के लिए 10 एम्पियर है, तो उस कंडीशन में IAC का वैल्यू कितना एम्पियर होगा? 9 एम्पियर। इसका मतलब मैं यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर यूज कर रहा हूं, तो मेरा सेंसिटिविटी जो है वो इंप्रूव हो गया। पहले सेंसिटिविटी हाफ वेव के लिए कितना आ रहा था? 0.45 आ रहा था, 45% आ रहा था, हाफ वेव मैं यूज कर रहा था तो। लेकिन अब मैं यहाँ पे फुल वेव यूज किया तो मेरा सेंसिटिविटी जो है वो गुड हो गया, अच्छा हो गया, सुधर गया, इंप्रूवमेंट हो गया, राइट। इसका मतलब अब मेरा सेंसिटिविटी कितना हो गया? 90% हो गया। कब? जब मैं यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट यूज किया तो, ठीक है। तो यहां पे सेंसिटिविटी क्या होगा? सेंसिटिविटी ऑफ AC इज 90% ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ DC, राइट। तो लगभग हमने वैसा ही इंस्ट्रूमेंट बना लिया जैसा DC के लिए इंस्ट्रूमेंट है। जैसा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो है DC के लिए जैसा वर्क करता है, लगभग अप्रोक्सीमेट 90% हमने उसी के सिमिलर हम लोग इंस्ट्रूमेंट बना लिए बाय यूजिंग यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफिकेशन सर्किट। समझ में आ गया? तो जब भी आपको डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछे, यहां से अब गेट IAS वगैरह सब JEE वगैरह सब में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट पूछा जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर यदि हम लोग यूज करते हैं तो सेंसिटिविटी एज कंपैरिजन टू AC सेम मैग्नीट्यूड के लिए कितना होगा, हम लोग फुल वेव रेक्टिफिकेशन यूज करते हैं तो उसका सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल एग्जामिनेशन, ठीक है। हर चीज के लिए आपका एग्जामिनेशन है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से आपको केयर करना है, बहुत अच्छे से इसको नोट करके लिखना है, आपको बहुत हेल्प देगी। डायरेक्ट रिजल्ट है आपका, कोई कैलकुलेशन की नीड नहीं है, यदि ये चीज क्लियर है तो, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तो ओके, चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही आपको अब नए नए अपडेट मिलते रहेंगे, और बाकी फैकल्टीज भी ज्वाइन किए, आपने देखा ही होगा, इंट्रोड्यूस कराए थे सर,
है ना। तो ऐसे और अभी हम लोग बहुत सारे प्लान कर रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स का आपको देने के लिए जेई में, ठीक है। तो कनेक्ट हो जाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। आपको ऐसे ही वीडियो डेली मिलते रहेंगे, जितने सब्जेक्ट हो सके उतने सब्जेक्ट का भी प्रोवाइड करेंगे, और बहुत ज्यादा वीडियोस आने वाले हैं फ्यूचर में इस चैनल में, है ना। तो जितना हो सके इस चैनल को शेयर भी कीजिए, ताकि थोड़ा सा मजा आ जाए हमको भी पढ़ाने में, हमको भी थोड़ा मोटिवेटेड मिले, थोड़ा मोटिवेशन मिले। आप लोग जितना ज्यादा देखते हैं, जितना ज्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमको भी मजा आता है ना, और वर्क करने में, ठीक है। तो चलिए इतना ही करते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।